नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। झुपाघाट के लोग दहशत में दिन दहाड़े घरों में फेंके जा रहे हैं पत्थर। राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के विरोध में दिया संकेतक धरना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा जिले में सेना के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कथित रूप से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को उसके कार्यस्थल से हिरासत में लिया है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कोटा सैन्य क्षेत्र में अनुबंध पर बढ़ई का काम करता है। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम संदिग्ध जासूसी से संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने कहा कि संदिग्ध की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत के निवासी इमरान के रूप में हुई है। वह शहर के सैन्य क्षेत्र में अनुबंध पर बढ़ई का काम करता है। शनिवार को उसे उसके कार्यस्थल से पकड़ा गया है। वह बीते 2 महीने से यहां पे काम कर रहा है। भीमगंज मंडी थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इमरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप समूह के जरिए लगातार पाकिस्तानी लोगों से संपर्क में था। बता दें कि बीते जून महीने में भी राजस्थान एलिगेंस ने एक सैन्य ठिकानों पर सेना की गतिविधियों के गोपनीय और संवेदनशील सूचना पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से साझा करने के मामले में 2 जासूसों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए जासूसों में से गंगानगर में कार्यरत सिविल डिफेंस कर्मी ट्रेडमैन विकास तितलोलिया और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में कार्यरत संविदा कर्मी चिमनलाल नायक थे। इन दोनों को ही बीकानेर से पकड़ा गया था। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सामरिक सूचनाएं दे रहे थे। और अब खबर सिरोही जिले से, जहां पे मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक निवास स्थल से महज कुछ ही दूरी पर झुपाघाट क्षेत्र में दिन दहाड़े व रात को लोगों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर निवासरत लोगों ने कई दफा कोतवाली पुलिस से इस विषय में अवगत करवाया, परंतु अभी तक पत्थर फेंकने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा कोई शिकंजा नहीं कसा गया, जिसके चलते उस कॉलोनी में रह रहे लोग दहशत में जीने को विवश है। निवासियों ने बताया कि घर से निकलकर काम करना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कब और कहां से पत्थर चपेट में लेकर और दुर्घटना की चपेट में आ जाए। यदि समय रहते पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यह सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है, फिर भी जिम्मेदार मुख्य दर्शक बने हुए हैं। ने मतलब बाहर ही नहीं निकले, एक बर्तन धोए, एक ने कोई एक कॉम नहीं करे, एकदम मैं बैठा एक महीना थी एड़ा एड़ा पत्थर न कोई कार्रवाई नहीं करे रही। कोई पुलिस में जाए नहीं, 3 वेला थोड़ा में पुलिस वाला आवे न जाए, कोई कार्रवाई नहीं है। ने रोज बाटा नौके रात दिन। कोई नाम है आप रो? इंदिरा। पास में जो घर है हीरा घर हो गए, वहाँ से मतलब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पत्थर आ सकते हैं, मतलब डेली आते हैं पत्थर। 1 महीना हो गया इस बात को, और अभी तक हमने एप्लीकेशन भी दी है वहाँ पे पुलिस थाने में, और अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई समाधान निकले बहुत ही जल्द से जल्द, और जो भी मुजरिम है, अपराधी है, उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। क्या नाम है आपका? और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पर चिकित्सा व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज भीलवाड़ा में मुखर्जी उद्यान में कोरोना जन जागरण वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रकाश चंद नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रामपाल शर्मा भी मौजूद रहे। वाहन रैली में पुलिस कर्मियों, स्काउट गाइड व होमगार्ड के जवानों ने हाथ में तख्तियां लेकर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया। यह रैली मुखर्जी उद्यान से शुरू हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए सर्किट हाउस पहुंची। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने इसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। इसके बाद में अधिकारियों से जिले में सरकार द्वारा चलाई गई योजना की कार्य प्रगति के बारे में, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पे पंचायत समिति की पंचायत भगवान सर के गांव चक 28 में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। आवारा कुत्ते गलियों में आते जाते वाहन चालकों के पीछे लग जाते हैं। इससे वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं तथा चोटिल हो जाते हैं। ये आवारा स्वान गलियों में घूम रहे आवारा गौवंशों को भी काट कर घायल कर देते हैं। 2 दिन पूर्व एक आवारा बछड़ी गलियों में घूम रही थी, जिसकी कुत्ते पीछे पड़ गए तथा बछड़ी को पीछे गिरा दिया व उसके कान काट खाए। ग्रामीणों ने बछड़ी को बड़ी मुश्किल से कुत्तों से छुड़वाया। रात्रि में भी सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते बाहर बैठे घरेलू गाय भैंस को काट लेते हैं तथा वाहनों के पीछे भागते हैं, जिससे वाहन चालक इनसे बचने के लिए वाहन से नियंत्रण खो बैठते हैं तथा चोटिल हो जाते हैं। तो वहीं सिरोही में लक्ष्य को कड़ी मेहनत से हासिल करने की प्रेरणा हमें प्रेरित करती है। ऐसे में पवन कुमार मीणा शारीरिक शिक्षक ने मनोकामना पूरी होने पर भगवान गौतम ऋषि मंदिर तक दौड़कर अपने ही अंदाज में खुशी मनाई। नौकरी लगने के बाद में दौड़ का जुनून जारी है। सिरोही जिले का अनेक बार नाम रोशन हो चुका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरली मकवाल देवरर में शारीरिक शिक्षक प्रवीण कुमार मीणा महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के धावक रह चुके हैं। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। लक्ष्य पूरा करने की प्रेरणा सेवानिवृत्त शिक्षक पिता शंकर लाल मीणा से मिली है। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिल सकती है। शारीरिक शिक्षक प्रवीण कुमार मीणा कठिन परिश्रम व सतत अभ्यास से 4 बार नेशनल पर दौड़कर सिरोही जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। इन्होंने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर व क्रॉस कंट्री दौड़ में भी विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में सिरोही तथा उदयपुर विश्वविद्यालय से राजस्थान का नेतृत्व किया है। इनकी इच्छा थी कि शिक्षक पिता की तरह वह शिक्षक बनकर सिरोही जिले की खेल प्रतियोगिताओं को तराशें। कठिन मेहनत के साथ ही इनको भगवान श्री गौतम को अपनी इच्छाएं पूरी करने की कामना की थी। श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपने गांव जेतपुरा से गौतम ऋषि मंदिर तक दौड़ लगाई। इनके साथ कई मित्र व शुभचिंतक भी साथ में रहे। इनको अपने जुनून को पूरा करने में भाई ओम प्रकाश मीणा, नरेंद्र कुमार, कमल किशोर ने भी प्रेरित किया। इनका भाई कमल किशोर L&T में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दायित्व पर गुजरात राज्य पे काम कर रहा है। वहीं पे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री राव गोपाल सिंह ने प्रवीण को प्रेरित किया था कि कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। प्रवीण कुमार के पिता शंकरलाल मीणा व प्रेरक गोपाल सिंह राव स्टाफ व संगठन विचारधारा परिवार में वर्षों से काम कर रहे हैं। दोनों ही प्रेरणा से प्रवीण ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। इनके इस दौड़ पे साक्षी अर्जुन लाल मीणा, भंवरलाल मीणा, गुलशन मीणा, मंजू मीणा, फूलाराम, विशाल, विक्रम व राव भानु प्रताप सिंह बने। प्रवीण कुमार मीणा ने सिरोही जिले की खेल प्रतियोगिताओं को तराशकर व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का संकल्प लिया है। और अब खबर जालौर से, जहां पे कल प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ में पूर्व उप सचेतक रतन देवासी ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन व कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। साथ ही कोरोना जन जागृति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा मास्क वितरण कर जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सभी से निवेदक है कि मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें व सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाएं। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। वहीं अब कोरोना के केस शहर के साथ साथ गांव में भी, देहात में भी सामने आने लगे हैं, जिससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। उपखंड अधिकारी रीना छिंपा खुद सड़कों पर उतरकर स्वयं चालान काटते हुए दिखाई दे चुकी है। वहीं अब सरदारशहर के थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने गांधीगिरी अपनाते हुए सरदारशहर थाने के आगे गुजरने वाले लोगों में जो भी मास्क नहीं लगा रखे थे, उनको न सिर्फ मास्क दिया बल्कि आगे से मास्क लगाने की हिदायत भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। थाना अधिकारी सख्ती से कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे चुके हैं। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने पहले सख्ती दिखाई थी, अब गांधीगिरी पर उतर आए हैं। राहगीरों को, वाहन चालकों को रोककर मास्क वितरित कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन की ओर से चालान काटने की कार्यवाही भी जारी है।
बिना मास्क लगाने वालों को समझाइश की जा रही है, उसके बावजूद नहीं लगा रहे हैं, उनके हम चालान काट रहे हैं, रसीद काटी जा रही है और लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं। सर सदार्थ किया जा रहा है उनको, नहीं लगाना लोगों की लापरवाही है, अज्ञानता है। इनको काफ़ी समझाइश की जा रही है और मास्क भी दिए जा रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे तो इनके चालान काटे जा रहे हैं ताकि इनको ज्ञान रहे कि मास्क लगाना ज़रूरी है। इस बीमारी से बचाव के लिए मास्क ही एक उपचार है इसका। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे उपखंड के साड़ास ग्राम से आमा तक जाने वाले सड़क मार्ग बारिश से अत्याधिक बदहाली का शिकार हो गया है। बारिश की शुरुआत में ही साड़ास में आमा तक की सड़क बदहाल होती जा रही है। ग्रामीण मार्ग की बदहाली के साथ ही अधिकारियों की लापरवाही को सड़क की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए इसके सुधार की मांग की है। साड़ास से आम क्षेत्र की सड़कें की जर्जर स्थिति अब एक आम घटना हो गई है। यहां से गुजरने वाला मार्ग जर्जर होने के साथ ही बारिश की शुरुआत में ही सड़क पर एक फीट के गड्ढे बन गए हैं। बारिश का पानी गड्ढों में बढ़ जाने से स्थिति और भी विकट हो गई है। इस बार यह स्थिति ग्राम पंचायत साड़ास में आमा में भी देखने को मिल रही है, जिसमें साड़ास से आमा तक 9 किलोमीटर की लंबाई में यह सड़क टूटी फूट कर पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। वहीं बारिश का पानी इन गड्ढों में भर गया है। इससे यहां पर सड़क पर चलना ग्रामीणों के लिए चुनौती से कम नहीं है। खास तौर पर दुपहिया सवारियों के लिए यहां से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा काम बन गया है। उल्लेखनीय है कि सड़क की चौड़ाई केवल इतनी ही है जिसमें एक ही भारी वाहन चल सकता है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही के समय दुपहिया सवारियों के लिए यह सड़क और जोखिम लेकर आ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा जिले को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रमुख मार्ग है, जिसमें दुपहिया से लेकर छोटे और भारी चौपहिया वाहन भी इसमें शामिल है। साथ ही बड़ी जनसंख्या के उपयोग से में आने के बाद भी सड़क की जर्जर अवस्था से यहाँ के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या से यहाँ की सड़क की अवस्था और खराब होती जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में दुपहिया सवार भारी पानी भरे गड्ढों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उनका कहना है कि मौसम की शुरुआत में ही इस सड़क की कदर बुरी तरीके से हालत हो जाती है, तो बारिश के आगे बढ़ने पर स्थिति की गंभीरता में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और अब खबर जयपुर के भांकरोटा से, जहां पे आगामी नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी सांगानेर मुकेश शर्मा को जयपुर ग्रामीण का प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही भांकरोटा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु, प्रदेश अध्यक्ष श्याम यादव, महासचिव हेमराज शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि वे आगामी चुनाव के प्रत्येक सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं व किसानों के भविष्य को देखते हुए पार्टी ने अपना एजेंडा भी घोषित कर दिया है। इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी का राजस्थान प्रदेश हुआ है या संपूर्ण भारत देश हुआ, किस उद्देश्य से इस पार्टी का आगाज किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये राजस्थान की पार्टी है, राजस्थान के लिए, भारतवर्ष के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि अगर राजस्थान में एक बेहतर लोकतंत्र, बेहतर शासन, विकासशील शासन, अच्छी आर्थिक उन्नति अगर हम पैदा करने में कामयाब होते हैं, तो देश के जो दूसरे नागरिक हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो हमारे काम को देख कर के और कॉपी कर लेंगी उसको, तो अपने आप पूरे देश में एक अच्छा शासन आ सकता है। तो हमने ये तय किया कि हम राजस्थान के अंदर ही काम करेंगे, राजस्थान के बाहर नहीं करेंगे। एक और वजह भी है कि दुनिया की जो आबादी है करीब 700 करोड़ है, 7 अरब, और राजस्थान की आबादी है 7 करोड़, यानी हम पूरी दुनिया का 1% आबादी या 1% हिस्सा है। तो अगर 1% हिस्सा को हम सही कर दें तो 99% हिस्सा उसको देख के अपने आप ही अच्छा कर लेगा। तो नेचुरली मतलब राजस्थान हमारी कर्मभूमि है, राजस्थान हमारा कर्म क्षेत्र है, यहीं पर हम लोग काम करेंगे। अब बात आ रही है कि आपने कभी राजस्थान में क्या नीतियाँ करेंगे, क्या आपका उद्देश्य होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि 2 महत्वपूर्ण मोर्चों पे हम काम करना चाहेंगे, सामाजिक बदलाव के ऊपर और आर्थिक बदलाव के ऊपर।
अगर हम लोग आर्थिक तौर पर मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान का जो भूभाग है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो भारत के क्षेत्रफल का करीब 10% हिस्सा है। लेकिन अगर जीडीपी की बात करूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो भारत का जो जीडीपी है वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि राजस्थान का 9 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि हम जमीन तो 10% रखते हैं, लेकिन जीडीपी के अंदर हमारा 10% की जगह पर 3% हिस्सा है। अगर भारत की जो गति है, सिर्फ वही गति को एक बार मान लूँ मैं, तो भी हमारा जीडीपी 25,000 करोड़ रुपये होना चाहिए, कम से कम 27,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। अभी 9 है, यानी 3 गुना तो हमें भारत के औसत पर आने के लिए, भारत के बराबर आने के लिए हमें 3 गुना विकास करना पड़ेगा। जो बार बार बात आती है कि राजस्थान एक बीमारू राज्य है, राजस्थान मानव संसाधन का क्षेत्र हो या उत्पादन का क्षेत्र हो, वो देश के अंदर 15वें-16वें नंबर पे आता है। कुछ उड़ीसा और बिहार, इनके आसपास में हमारे नाम आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसी भूमि जो कभी किसी की गुलाम ना बनी हो, हम हमेशा आज़ाद रहे। भले पिछले 1000 साल में भारत की भूमि पर विदेशों से आने वाले आक्रांताओं ने हमला किया, वो टर्की के लोग आए, अरब के लोग आए, आपके मंगोलिया के लोग आए, अफ़गानिस्तान, ईरान, और बाद में फ्रांस और नीदरलैंड और ब्रिटेन, यहाँ से लोग आए, उन्होंने हमला किया देश पर। राजस्थान एक ऐसा एरिया रहा जहाँ कभी हम किसी के अंडर में नहीं है, समझौते हुए और हमने उनके साथ मैत्री संबंध किए, लेकिन गुलाम कभी भी नहीं हुए। तो एक ऐसा स्थान जहाँ के लोग आज़ाद ख्याल के हैं, जहाँ पर कभी गुलामी की मानसिकता नहीं रही, वो भी अगर भारत के औसत से बहुत कम हो, अभी मैं विश्व के औसत की बात नहीं कर रहा, पहले ही भारत कमज़ोर है। भारत की आज़ादी, भारत की जो आबादी है वो दुनिया की आबादी की 16% है, और जीडीपी में हमारा हिस्सा 4% से कम है, 4.25% है। तो पहले तो भारत को 4 गुना बढ़ना चाहिए, खुद को दुनिया का जो हक है हमारा दुनिया पे, यानी हम 4 गुना बड़ी जब आर्थिक ताकत बनेंगे तब बराबर आएंगे। और इतना कम होने के बाद राजस्थान तो उससे भी 1/3 नीचे है। तो यानी पहले राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है, और जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो भी कारगर उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए हमने पूरा एजेंडा बनाया है, पूरी कार्य योजना हमने डेवलप करी है, और पूरा चित्र हमारे जो पार्टी की जो नीति नियंता है, जिन्होंने फिलॉसफी डेवलप की है, उनके दिमाग में वो चित्र भली भांति बना हुआ है। किस तरह से हम सबसे पहले राजस्थान की जीडीपी को 3 गुना बढ़ा करके करीब 27,000 करोड़ रुपया, 27 लाख करोड़ रुपये का, 27,000 करोड़ रुपये का कर देंगे सबसे पहले। अब इसके लिए रोजगार के जो संसाधन है, साधन है, हमारी जो सरकारें हैं अभी पिछले 20 सालों से यथास्थितिवादी सरकारें, जहाँ एक बार अशोक गहलोत आते हैं, एक बार वसुंधरा राजे आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है। बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम बदल जाता है, थाना अधिकारी का नाम बदल जाता है, आपकी जो सरकार के सचिव होते हैं उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन नीतियाँ नहीं बदलती। सिर्फ ये है कि भाई मूल सिंह चौहान हट जाएगा, मूल सिंह राठौड़ आ जाएगा, राठौड़ हट जाएगा, मूल सिंह चौधरी आ जाएगा, इस तरीके से नाम चेंज हो रहा है। हम लोग पूरा कंप्लीट चेंज लेकर के आ रहे हैं, पूरी कंप्लीट एक नई फिलॉसफी लेकर के आ रहे हैं। अभी कुछ सरकारी नौकरियों को झुंझुने के तौर पर बार बार सरकारें दिखाती हैं, 2 लाख को नौकरी देंगे, 50,000 को देंगे, 5 लाख को देंगे, और हर बार नया फिगर आता है। आपने देखा है कभी रोजगार दिए नहीं गए पिछले 20 वर्षों के अंदर। वो झुंझुना लाखों करोड़ों जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको लगता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, शायद ये 2 लाख बोल रहे हैं, मैं उसमें आ जाऊँगा। राजस्थान में इस समय करीबन 1.5 करोड़ नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ये जो सरकार अभी आई है, ये सरकार भी 50,000 रोजगार प्रति साल देने का वादा करके ही आई है, यानी 5 साल में 2.5 लाख। वसुंधरा राजे ने 15 लाख बोला था, आपको पता है 1 लाख भी नहीं दी। अशोक गहलोत जी ने 2.5 लाख बोला है, 1.5 साल में कोई 5 रोजगार नहीं दिए किसी को। तो इनका जो ये वादे करते हैं, फर्जी वादे करते हैं, इनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो हम आर्थिक बदलाव की बात कर रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि सामाजिक तौर पर जातिवाद की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा जातिवाद से संबंधित मसले जो रिपोर्टें दर्ज होती हैं, FIR दर्ज होती हैं, वो राजस्थान के अंदर हो रही हैं।
अगर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित बातचीत करें तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं उत्पीड़न के मामले वो राजस्थान के अंदर दर्ज हो गए। यानी राजस्थान में जातिवाद अपने चरम पर है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच में बराबरी, अमीर और गरीब के बीच में बराबरी, छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच में बराबरी बहुत ज़्यादा स्तर पर आ चुका है और इसका किसी पे ध्यान नहीं है। राजस्थान के विकास में राजस्थान की जो 7 करोड़ जनता है उसको सहभागिता नहीं मिल पा रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, मुट्ठी भर लोग उसका लाभ उठाते हैं, मुट्ठी भर लोग झोपड़ों से महलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ी आबादी जो है उसको कुछ लाभ नहीं मिलता। तो हम इस तरह का सामाजिक बदलाव करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर लोगों के बीच में बराबरी आ सके, यहाँ पर लोगों के बीच में जो असमानता पैदा हुई है वो हम ब्रेक डाउन करेंगे, ख़त्म करेंगे और जब बराबरी आएगी सामाजिक बदलाव से और खुशहाली आएगी हमारी आर्थिक बदलाव से, एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे 5 वर्षों में। और हम इसमें ये भी नहीं कहेंगे कभी भी दोबारा कि जनता हमें दोबारा वोट देगा। एक ही बार में हम 100 डेज का एक पहले गैप लेंगे, 100 दिन में अपनी तैयारी करके हम पूरा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और वादा ये होगा कि दोबारा चुनाव होने से 100 दिन पहले हमारी मार्कशीट सबके सामने होगी और उसके बाद हम प्रचार नहीं करेंगे। जनता खुद अगर हमें जिताना चाहेगी अगली बार तो जिताए और उन्हें लगे कि हमने अच्छा काम ना किया तो हम मैदान में आएंगे ही। तो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान कंप्लीट प्रोग्राम, एक ब्लूप्रिंट जो हमने तैयार किया हुआ है वो ब्लूप्रिंट लेकर के हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और मिनिमम टाइम में सब चीज़ों को अंजाम दे करके, सब चीज़ों को साक्षात सामने ला करके हम बता देंगे कि एक नई व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है जिससे कि देश के जो अन्य राज्य हैं वो उसका लाभ उठा सके और जो गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी समझे कि गरीबी को हराया जा सकता है, बराबरी को हराया जा सकता है, कमजोरी को मिटाया जा सकता है और वो भी उन कदमों पे आगे बढ़ के अपने अपने जगहों पर बेहतर शासन स्थापित कर सकते। आगामी नगर निगम चुनाव में आपकी जो पार्टी है क्या वो सभी जगह चुनाव लड़ी? देखिए, जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, अभी वैसे ऐसा खबर है कि राजस्थान सरकार खुद ही नगर निगम चुनाव को करवाने से डरी हुई है, भयभीत है। उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी हारेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद मंडे को एप्लीकेशन लगाया और एक संभावना है कि बुधवार तक स्टे लेने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो यही है कि अभी चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी अधर-झूल है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के जैसे 6 जगहों पर जहाँ चुनाव होने वाले नगर निगम के, वहाँ के प्रभारी, मतलब हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक ढांचे पर डिज़ाइंड है। जैसे जयपुर के जो हमारे प्रभारी हैं पंडित मुकेश जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्याम यादव जी, ये लोगों को निर्णय लेना होगा कि कौन कौन सी जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है या मेरी इन लोगों से बातचीत हुई है, उसको देख करके लग रहा है कि हम सभी जो 250 वार्ड हैं जयपुर के अंदर, या जो दोनों नगर निगम है ग्रेटर और हेरिटेज, सभी सीटों पर चुनाव हम लड़ने के बारे में योजना बना रहे हैं। और अभी हमारे इस समय लोगों को हम फीडबैक ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से समझ रहे हैं। जयपुर के ऊपर एक ब्लूप्रिंट हम बना चुके हैं कि हमारे सपनों का जयपुर कैसा हो। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं नगर निगम के परिणामों को लेकर के कोई कमेंट नहीं कर रहा कि हमारे को कितनी सफलता मिलने वाली है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट जयपुर के बारे में पीपल्स ग्रीन पार्टी ने बनाया है, जिसे हम संभवतः 1 सप्ताह के बाद जारी करने वाले हैं। हम अभी चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हमारे ब्लूप्रिंट के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मतलब वो जब चुनाव घोषणा पत्र भी दे देंगी तब भी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारा ब्लूप्रिंट आने के बाद भी वो उस लेवल पर अपनी बात को नहीं कह सकती। तो जयपुर को एक नया जयपुर कैसे बनाया जाएगा, कैसे जयपुर देश के अग्रणी नगरों में होगा, कैसे जयपुर के लोगों का जीवन स्तर विश्व के जो समान स्तर के राज्य नगर हैं उनका जैसा होगा, इसके ऊपर एक बहुत गहरा हमने काम किया है। हमारे थिंक टैंक ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे चुनाव की घोषणा होती है हम अपना प्रोग्राम लेकर के आएंगे और आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसी आई जयपुर के लिए आ चुकी है, एक ऐसा हमने नजरिया बना लिया है जो जयपुर को एक महान नगर के तौर पर सामने। और खबर जैसलमेर से, जहां पे केंद्र की भाजपा सरकार कृषि व किसान विरोधी नीतियां लागू कर अन्नदाताओं का गला घोट रही है।
हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयक बिल जगत को खत्म करने जैसा निर्णय है। इसके खिलाफ आज जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी ने सीमावर्ती जिले जैसलमेर में राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री व जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के सामने 2 घंटे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान राष्ट्रपति के नाम पे जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के दोनों मंत्रियों ने केंद्र में 3 कानून विरोधी किसान की नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गोविंद भार्गव, सभापति हरिवल्लभ कल्ला, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक से मंडियों में के दरवाजे बंद होंगे तथा उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा और अन्नदाता बंधु मजबूर होकर मजदूर बन जाएंगे। वहीं मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। तानाशाही के जोर पर आप बिल तो पास करवा सकते हैं, लेकिन आप किसानों का दिल नहीं जीत सकते। तीनों बिलों के खिलाफ में किसान सड़क पर उतर आए हैं। इससे कोरोना फैलेगा तो मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। हाल ही में लोकसभा के अंदर किसानों के विरोध में 3 बिल ऐसे पास हुए हैं जो बिल्कुल पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और केंद्र की सरकार जो है, मोदी सरकार, बिल्कुल किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। एक तरफ तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और अभी जो इन्होंने बिल पास किए हैं, ये जो बिल हैं, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में किसान के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक रहेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी विरोध किया, राज्यसभा के अंदर भी विरोध किया और तमाम जगह किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्योंकि इस बिल के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें एमएसपी का ध्यान रखा गया, जबकि बिल में एमएसपी का कोई इन्होंने जिक्र भी नहीं किया है। तो ये मंडी व्यवस्था, छोटे आड़तीय, व्यापारी, वहाँ के जो काम करने वाले श्रमिक, तमाम लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और छोटा किसान जो है वो किसान कुचल जाएगा, पहले से वो बर्बाद हुआ है। और जब ये बड़े बड़े पूंजीपति उद्योग घराने आएंगे तो छोटा किसान जो 10 क्विंटल 5 क्विंटल अपना अनाज होता है, जो 2 हेक्टेयर का मालिक है, वो अपनी फसल कहाँ ले जाएगा। जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, जिनकी बहुत बड़े जमींदारना है, वो लोगों को फ़ायदा है। जो छोटा किसान, गरीब किसान है, उसको इस बिल से नुकसान। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान भर में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरने दी जा रहे हैं और विशेष जो है 1 महीने लगातार 2 अक्टूबर से ये अभियान शुरू हुआ है कि पूरे देश भर में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर किए जाएंगे और वो हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में दिया जाएगा कि देश की जनता, देश का किसान इस बिल के विरोध में है, आप मेहरबानी करके इस बिल को वापस लिया जाए। के विरोध में 3 काले कानून भारत सरकार ने पास कराए हैं अन्न पान में, उससे किसान तबाह हो जाएंगे, मंडी ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी किसान ले नहीं पाएंगे, तो स्टॉक की सीमा है उसको हटा दी गई है, जमाखोरी होगी। इसके खिलाफ में सांकेतिक 2 घंटे का धरना दिया है और जो विधेयक की रूपरेखा किसानों को पढ़ के सुनाई है, हम जो 7 तारीख को हमारे नेतागण ज्ञापन देंगे उसकी कॉपी भी सुनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बिल तो पारित कर दिया गया है, तो आगामी दिनों में किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी पूरी किसानों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसानों के साथ रहेंगे। जहाँ तक इन विधेयकों का सवाल है, कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, किस तरह से इसमें सुधार कर सकती है, नए कानून ला सकती है, वो आने दिनों वाला प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर के किसान सुरक्षित रहे, किसानों का धान एमएसपी रेट बिके, ये कांग्रेस की मंशा है। और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पे जोधपुर जिले की पंचायत समिति भोपालगढ़ के पंच सरपंच के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इस चुनाव में बुजुर्ग तथा महिला युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना को हराकर गांव की सरपंच चुनने के लिए लोकतंत्र को जीत के लिए पंचायत समिति भोपालगढ़ के बिरामी गांव में रिकॉर्ड मतदान, जिसमें 91.94% हुआ। कुल मतदाता 2880 में से 2648 मत पड़े, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी सुखराम ने बताया कि बिरानी पंचायत में सरपंच पद के लिए श्याम भादु 1342 मतों के साथ में ही 625 मतों से विजय घोषित किए गए तथा निर्विरोध उप सरपंच शारदा देवी गोस्वामी को चुना गया।
और अब खबर जयपुर से, जहां पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरों से लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं मृत्यु दर में भी काफी कमी देखी जा रही है। कोरोना के मरीज को ठीक करने के अंदर ही अब योग और फेफड़ों की एक्सरसाइज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रेरित करने से भी मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए राजधानी जयपुर के प्रतापनगर स्टेट स्टार कोविड सेंटर के डॉक्टर राकेश केदावत ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने पर जिन मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें कोरोना फेफड़ों पर असर करता है, जिससे मरीजों में निमोनिया बढ़ता है। निमोनिया बढ़ने पर मरीजों को सांस लेने में समस्या आती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने पर मरीजों में मानसिक तनाव भी देखा जाता है, जिसके चलते कई बार ब्लड प्रेशर की समस्याएं आती है। डॉक्टर केदावत ने कहा कि हमने मरीज में इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए इलाज शुरू किया, जिससे मरीज को प्रतिदिन योग और फेफड़ों की एक्सरसाइज कराई, जिसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिला। इसमें मरीजों को बहुत कम दवा देनी पड़ी और जल्द से जल्द रिकवर हुए। साथ ही मरीजों पर इससे आर्थिक भार भी नहीं पड़ा है। दिवाली के पहले आप कोरोना पे विजय पालोगे। आप पहले मुख्यमंत्री होंगे भारत देश के जो कोरोना को विजय प्राप्त करके पूरे विश्व में देखोगे। मैंने जो पाया है कि कोरोना का इलाज यदि हम चाहें, हमारे पास केसेज आए जो हमें आरंभिक केसेज दे रहे हैं तो मात्र 1000 रुपये में संभव है। 1000 रुपये से 1 रुपये भी कोरोना का इलाज में ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये का एक एक्सरे, एक CBC की जांच 150, 300 और 100 रुपये की 3 दिन में 4 दवाइयाँ। ये दवाइयाँ देके कोरोना के सभी मरीजों को, आरंभिक मरीजों को 70 से 80% निमोनिया वाले मरीजों को ठीक किया जा सकता है। शुरू के मरीज। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।